राम राम जी सारे ने मैं तारा सत्य मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में तड़के तड़के मॉर्निंग का मस्त बड़े मौसम के अंदर आप सभी का फिर तो स्वागत करो दोस्तों के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आप ही ने हरियाणा ग्रुप डी के लिए भाई हरियाणा जीके की PYQ सीरीज आप ही ने स्टार्ट करी थी, यानी कि जो भी हरियाणा सीटी ग्रुप डी का है आपका 2023 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं यानी 2023 वाले जो भी क्वेश्चन है उनको आप ही करने का काम करने लगे रहे थे। इसकी आप ही ने 2 क्लास से रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर अपने यूट्यूब के ऊपर डाली थी, आप लोगों ने बहुत सारा उसको प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज की क्लास के अंदर अभी संडे कद का था, संडे था जी 28 जून का। तो 28 जून को है, आपने सुना होगा लुआस यूनिवर्सिटी सुनी है, कड़ा है हरियाणा जी के पढ़ो तो हमने तो बेरा है लुआस हिसार के अंदर जो हमारी HU यूनिवर्सिटी HU के अंदर हमें लुआस देखने को मिलती है, ठीक है। और लुआस के अंदर जो VLD होता है ना, VLD आपने एक कोर्स सुना होगा, इसका एंट्रेंस टेस्ट था, मतलब ऑल हरियाणा से कोई भी व्यक्ति जिसको है VLD के अंदर एडमिशन लेना है वो इसका एंट्रेंस टेस्ट दे सकता था, ठीक है। उसका फिर HU के अंदर है, लुआस के अंदर है, VLD के अंदर एडमिशन हो जाता है। तो उस VLD के पेपर के अंदर यानी VLD का जो एंट्रेंस टेस्ट था इसके अंदर भाई हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके, और हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर करंट भी शुमार थी, ठीक है, और थोड़े बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न भी शुमार थे। तो वो प्रश्न मैं आपकी आज की क्लास के अंदर लेके आया हूं ताकि आपको पता लगे कि अब जैसे आपका ग्रुप डी का पेपर होगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, कि उसके अंदर है किस लेवल के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे जो अभी वर्तमान में चलने लग रहा है उसके हिसाब से कितने करंट का क्या लेवल रहेगा, जीके का क्या लेवल रहेगा, ताकि वो तुमको पता लग जाए। इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूं आज की क्लास, तो विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक देखना। और इस क्लास की PDF जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही PDF के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करें भाई, आ जाओ करते विस्तार पूर्वक पढ़ाई, बढ़िया डाल जमानो स्वाद आवा था मना 1 नंबर का। देखो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी शूटिंग के लिए जाना जाता है? ये प्रश्न एज इट इज अभी VLD का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके अंदर आपसे पूछा गया था, भाई शूटिंग के लिए कौन सा था? शूटिंग या वाली शूटिंग ना समझ लियो भाई, फिल्म की शूटिंग चल रहा है यो शूटिंग वो जो निशानेबाजी घचक, तो ये वो वाली शूटिंग है। इस शूटिंग के लिए है किस खिलाड़ी को जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। इसको कैसे याद रखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा अनीस भानवाला। याद देखो अनीस का मतलब है, देखो नीस के अंदर क्या निशाना, ठीक है। अनीस क्या एक भी निशाना को ना चुकने देवा है, ठीक है। और निशाने से क्या बढ़िया, शूटिंग के अंदर ही तो निशाना लगता है, तो निशाना कौन नहीं चुकने देगा? अनीस है, एक भी निशाना नहीं चुकने देगा। ये कहां से बिलोंग करता है, क्या कुछ इसका सिस्टम वो भी आपको पता होना चाहिए। भाई 2002 का मैं जन्मा था, मात्र 23-24 साल का लोंडा है, और आपके हरियाणा के करनाल के अंदर, भाई कहां पर? हरियाणा के करनाल के अंदर इसका जन्म होता है। याद कैसे रखो, करनाल के अंदर कर का मतलब क्या हुआ है? हाथ, ठीक है। शूटिंग के अंदर बंदूक चलाओ, क्या गेल चलाया करो, हाथ के लिए तो चलाओ हो। तो करनाल के अंदर 2002 के अंदर क्या है, अनीस भानवाला का जन्म हुआ। इसके अलावा इनकी खास बात यह भी है कि साल 2018 के अंदर जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल कौन से हुए जी? कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के क्या है, आपका मात्र 15 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का है, पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का इतिहास इन्होंने रचने का काम किया था। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 2018 के अंदर क्या इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और मात्र कितने वर्ष के थे उस टाइम? ये 15 वर्ष की आयु का ये लोंडा था, ठीक है। और इन्होंने क्या, ये भारत के फर्स्ट खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्या है, आपका मात्र 15 वर्ष की उम्र के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम करा था। तो ये फैक्ट आपको अनीस भानवाला से रिलेटेड आपको याद रखने का है, काम करना है, ओके जी। इसके अलावा और शूटिंग से कौन कौन बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों ने देखा मनु भाकर अभी ओलंपिक के अंदर है, 2 गोल्ड मेडल जीते थे 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, याद है या नहीं है जी? बिल्कुल जी। कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा के झज्जर जिले से बिलोंग करती है, सबको पता मेरे हिसाब से, ठीक है। और किसके अंदर मेडल जीतने का काम करा था? 10 मीटर जो एयर पिस्टल है, ओलंपिक के अंदर इन्होंने मेडल जीतने का काम करा था, इसलिए ये आपके फेमस हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको पक्का याद रखना है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास मनीष नरवाल, ठीक है। मनीष नरवाल ये भी बहुत ज्यादा फेमस व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आपका इसी शूटिंग के अंदर ही क्या है, मेडल जीतने का काम करा था। और ये आपके हरियाणा के जो फरीदाबाद जिले से है, ठीक है। इसको याद कैसे रखो, फरीदाबाद का मतलब क्या? फरीद डिमांड। आजकल के है छोरियां का जो मतलब कि एरिया है, उन छोरियां का एरिया का मैं कहे नर से बन गया आदमी, आदमिया की क्या बहुत घनी फरीद है, डिमांड है। छोरियां का मैं किसकी डिमांड रहा है? आदमिया की यानी नरा की तो डिमांड रहा है। तो ये हमारे यहां से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा
एक और शूटर साहब है जिनका नाम है संजीव राजपूत। क्या नाम है? संजीव राजपूत। ये हमारे कहां से बिलोंग करते हैं? तो संजीव राजपूत भी हमारे यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी 50 मीटर के अंदर क्या है, मेडल जीतने का काम करा है यमुनानगर। ठीक है, कैसे याद रखो भाई, राजा हमेशा क्या राजपूत से बढ़िया राजा, राजा हमेशा कहां पर है आपका, यमुना नदी के अंदर ही नहाने का काम करने वाला, मतलब फ्रेश वाटर के अंदर नहाओ, नु को नहीं भोगी थे टब का मैं नहा लिया, भोगे बासी पानी का मैं नहा लिया। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने जो कि एग्जामिनर पक्का पूछा ही पूछेगा। अब आपका इसका मैं देख लो, हरियाणा वीएलडी का एंट्रेंस टेस्ट उसके अंदर पूछा है। ठीक है, आगे चलें, चलो जी अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला हमारे पास पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले शूटर मनीष नरवाल। पैरा ओलंपिक का मतलब समझो, देखो दो डाल के हुआ है, एक वो अगर ओलंपिक, एक वो पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का मतलब जिसका दोरा पैर ना हो उसकी पैरा ओलंपिक बोलते हैं। यानी एक तरीके से जो अपाइज है, किसी का हाथ काम ना कर दो, किसी का पैर काम ना कर दो, किसी का और कोई शरीर का अंग काम ना कर दो, तो सारे पैरा ओलंपिक का मैं शुमार हुआ है। तो पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले शूटर कौन है भाई? मनीष नरवाल का हरियाणा के किस जिले? देख लो, अभी अभी जो मैंने आपको फैक्ट बताए उसी को दोबारा से घुमा के पूछ लिया, सेम वही फैक्ट है, बस ये समझ लो कि उसी पर्सन को है आपका दोबारा से हल्का से घुमा के पूछ लिया और मैक्सिमम बच्चे इससे का मैन हो जाए, ये कहां से आ गया जी? तो ये फैक्ट आपको पढ़े हुए होने चाहिए। मनीष नरवाल आपने देखा, नरवाल से बढ़िया नर, नर की डिमांड है कहां पर होती है? नर की क्या होती है? डिमांड होती, फरीद होती है। यानी हरियाणा के फरीदाबाद जिले से कौन बिलोंग करते हैं? मनीष नरवाल। यानी जो मैं तारती नाम बताऊं ना तो ना अड़का मना लियो, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है? एक का नाम है सुमित अंतिल। क्या नाम है? सुमित अंतिल। ये भी किससे बिलोंग करते हैं भाई? ये भी हमारे पैरा ओलंपिक गेम है, पैरा ओलंपिक यानी जो अपाइज हैं, ठीक है, उस गेम से बिलोंग करने का काम करती है। शायद महिला है ये, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है, और ये किससे, जो जेवलिन हो ना, जेवलिन, जेवलिन जो नीरज चोपड़ा याद होगा, भाला फेंक क्या करा है, ठीक है, जेवलिन वाला जो गेम है उससे बिलोंग करती है और हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करती है। तो इसका इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। याद कैसे रखोगे? देखो, सुमित सै से सोनीपत, सुमित सोनीपत, सुमित सोनीपत, इस तरीके से आप लोग इजीली याद रख लोगे। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास दीपा मलिक। दीपा मलिक भी क्या है? एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। पैरा ओलंपिक का मतलब ये भी अपाइज है, अपाइज होते हुए भी गेम्स के अंदर मेडल जीत के लाने लग रही है। ये भी कहां से बिलोंग करती है? भी हरियाणा के है, जो सोनीपत जिला है वहीं से हमारे बिलोंग करती हैं। और ये किस गेम से बिलोंग करती है? शॉर्ट पुट से बिलोंग करती है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, शॉर्ट पुट से बिलोंग करती हैं और हमारे किससे? जो सोनीपत जिला है। इसको कैसे रखो? जब भी हमारा दीपक जलता है, दीपक का तो समझ गए होगे, दीवा जी बापी जलाया करा, तो दीवा कैसा होता है? हमेशा सुनहरा रंग का होता है। सोनीपत जिले से बिलोंग करेंगी दीपा मलिक भी। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और आते हैं सिंधराज अधाना। ठीक है, क्या नाम है? सिंधराज अधाना। ये हमारे कहां से बिलोंग करते? सिंधराज अधाना। तो ये भी हमारे क्या है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। और ये किस लिए फेमस? ये भी पैरा ओलंपिक के ही खिलाड़ी हैं, ये आपके शूटर हैं, शूटिंग से। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, ये भी कहां से बिलोंग करते हैं? हमारे फरीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं। और किस गेम से बिलोंग करते हैं भाई? शूटिंग से बिलोंग करते हैं। तो ये पर्सन भी बहुत ज्यादा शूटिंग, फिल्म वाली शूटिंग ना समझ लियो। ठीक है, ये आपके सिंधराज से कैसे रखोगे? सिंधराज से सिंधु नदी, सिंधु नदी की भी क्या हरियाणा के अंदर फरीद है। सिंधु नदी का पानी बहुत बढ़िया है, इसको हरियाणा के अंदर ले आया जाए। क्लियर हुए या नहीं हुए? मैंने आप लोगों को 3 खिलाड़ियों के नाम देखो, सै से सुमित, सै से सोनीपत। दीपक कैसा होता है? सुनहरा सुनहरा रंग का, सोनीपत। ठीक है, सिंधराज सिंधु नदी की क्या है? फरीद है। ठीक है, नरवाल पूछ ले, नरों की भी फरीद है, फरीदाबाद। सारे याद रहोगे, भूलो होए को नहीं तो हम टेंशन ना ले यार, मैं रहता याद करवाने वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न तो भी आपने हरियाणा उसके अंदर भी कराया था, हरियाणा डी ग्रुप के अंदर भी वही सेम प्रश्न वीएलडी के अंदर भी पूछ लिया। क्या प्रश्न है? देखो, हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? अभी ना पिछली क्लास का मैं हरियाणा का राजकीय पक्षी भी कराया था, फूल भी कराया था, पशु भी कराया था, पेड़ भी कराया था, चारों के चारों करे थे। एक बार खातर कमेंट बॉक्स का मैंने चारों के नाम छाप दिया, सुथरी सुथरी लिखा। मैं पहला नंबर पर राजकीय पक्षी, पक्षी का क्या नाम है? काला तितर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से बोलते हैं जी। बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। होएगी कैसे जी? आप रहे जिंदा, ओहो हो, धन्यवाद। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें, पशु की बात करें, तो आपने पशु भी पढ़ा था। पशु कौन सा था हमारे पास? काला हिरण। क्या था हमारा? काला हिरण हमारा हरियाणा का राजकीय पशु था। इसके अलावा अगर आप फूल की बात करें तो फूल कौन सा था? कमल का फूल था, जो कि बीजेपी पार्टी का सिंबल है। ठीक है, और अगर आप पेड़ की बात करें तो पेड़ कौन सा था जी? तू पिपल का पेड़ से मैं केले की फली। ठीक है, तो पिपल का पेड़ है, ये क्या था? हमारा राजकीय वृक्ष था, जो कि हरियाणा का है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? और कोयल क्या? कोयल एक मात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला है खुद नहीं बनाता, दूसरों के घोंसले के ऊपर कब्जा करती है ये। ठीक है, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, इसकी
ट्रिक क्या थी भाई, कोयल सी मिट्टी बोली है कू, ठीक है, ऊपर द मिठे बोल अंदर द मन काला, ठीक है, दूसरे के घोंसले का ऊपर है कब्जा करके उड़े बिछा दिया जाड़ा, या तो शब्द गणी माड़ी बात करी कोयल उतना है। तो ये याद हुआ है ना, सिंपल सा यार, ये तो आपने कराया भी था, ठीक है। जिनके साइंटिफिक नेम भी मैंने तुमको करवा रखे पिछली क्लास के अंदर, देख लेना, बार बार करवाओगे तो यार और टाइम लिगड़ जा। अगला हमारे पास है यशपाल शर्मा है, किससे जुड़े थे? चार आपको ऑप्शन देगा। यशपाल शर्मा मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, ठीक है। आपको हिंट दूं, लगान फिल्म देखी कदे अपना लगान, वाह उसकी क्या नाम है उसका, आमिर खान वाली फिल्म लगान फिल्म का में भी इनका रोल है यशपाल शर्मा का। अब याद कर दो यशपाल शर्मा है किस चीज से बिलोंग करते हैं, मैंने तुमको बता दिया फिल्म से बिलोंग करें। तो हमारा जो फिल्मी जगत है, फिल्मी जगत से जो बिलोंग करने का काम करते हैं कौन करते हैं? यशपाल शर्मा हमारे हैं फिल्मी जगत से बिलोंग करने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश। देखो भाई, तो यशपाल शर्मा क्या है? हिंदी सिनेमा और थिएटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, इससे बिलोंग करने का काम करेंगे। और यशपाल शर्मा हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं भी बहुत बार आता है। तो यशपाल शर्मा हरियाणा के हिसार जिले से, ठीक है, हिसार जिले से बिलोंग करें और इन्होंने हिसार का क्या है यश बढ़ाने का काम करे है यशपाल शर्मा ने, ठीक है जी। ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अगर आप जैवलिन थ्रो की बात करें तो जैवलिन थ्रो से हरियाणा के अंदर फेमस व्यक्ति कौन है जी? नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा कहां से बिलोंग करते हैं? हेरा पानी पतका पानी तन करके गुलाबी हो रहा तो फुल्ला की से बोरी, ठीक है। तो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर जो खांडरा गांव है, ठीक है, उस खांडरा गांव से जो बिलोंग करते हैं वो कौन करते हैं भाई? हमारे नीरज चोपड़ा जी करते हैं। और नीरज चोपड़ा जी क्या है? ये आपके भाला फेंक से बिलोंग करते हैं और भाला फेंक के लिए क्या इन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता था। तो इसीलिए ये हमारे फेमस है, बहुत फेमस हस्ती हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको याद रखना। और हमारे जो हरियाणा का भी जो मतलब पूरा भारत के अंदर है नाम रोशन करने का काम करे। साल 2020 के जो ओलंपिक थे उनके अंदर क्या इन्होंने मेडल जीतने का काम करा था। अगर आप ये हॉकी की बात करें तो हमारे यहां पर हॉकी की नर्सरी किसको बोला जाता है? कोई साथी बताएगा? मैंने आप लोगों को है पहली क्लास के अंदर एक चीज बताई थी, हॉकी का जड़ा भी नाम आ जावे के ठोकोगे जी? कुरुक्षेत्र ठोका, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध में भी जितने भी ये थे ना योद्धा थे, ठीक है, अर्जुन हो गया और हो गया, सारे के सारे हॉकी ले जाओ थे, तड़क तड़क आइए और मैं बताऊंगा हॉकी मारा गद्दा गद, ठीक है। मामला हो गया, मामला हो गया, चलो चलो हॉकी लेके चलो, ठीक है। तो याद रखो हॉकी की नर्सरी किसको बोला गया? क्योंकि मैक्सिमम जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कहां से? हमारे कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करते। तो इसीलिए क्या है यहां पर हमें हॉकी की नर्सरी के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अलावा अगर अभी बात करें बैडमिंटन, तो बैडमिंटन की हरियाणा से फेमस खिलाड़ी कौन सी आप सभी को पता? साइना नेहवाल। और इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर क्या है साइना नेहवाल का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से ये भी हम लोग याद रखें, साइना नेहवाल हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं बात करूं भाई फिल्मी जगत की भी बात करने लगे, तो फिल्मी जगत के अंदर कौन कौन से फेमस व्यक्तित्व हैं जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं? आप लोग साथ की साथ बताओ, मैं आधा नाम लिखता जाऊंगा। पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास सतीश कौशिक। अब तो भाई इनकी डेथ हो चुकी है, आपने गोविंदा के साथ बहुत बार फिल्म का मैं देखा हुआ, काला सा मोटा सा आदमी, ठीक है। तो सतीश कौशिक कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से। कौन बिलोंग करते हैं भाई? सतीश कौशिक हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगर अभी बात करें सेकंड नंबर पे आता है जी हमारे पास, सेकंड और थर्ड पे, एक तो परिणीति चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा वाली बेबे, राघव चड्डा की लुगाई, ठीक है, परिणीति चोपड़ा। और दूसरा हो गया हमारे पास ओमपुरी, ओ से ओम, ओ से अंबाला, ठीक है। तो ओमपुरी और परिणीति चोपड़ा दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के अंबाला जिले से दोनों के दोनों बिलोंग करते। तो इस फैक्ट को भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा अगर अभी बात कर ले राजकुमार राव, चौथे नंबर पे कौन से आते हैं हमारे पास? राजकुमार राव। ये हमारे कहां से बिलोंग करते हैं? गुरुग्राम से। बहुत सारे लोग हैं फिल्मी जगत के अंदर जो राजकुमार राव को अपना गुरु मानते, तो इस तरीके से याद रखें, गुरुग्राम से कौन बिलोंग करेंगे? राजकुमार राव जी करेंगे। इसके अलावा कौन है? रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा कहां से बिलोंग करते हैं? रणदीप हुड्डा हरियाणा के रोहतक जिले से कौन बिलोंग करते हैं? रणदीप हुड्डा बिलोंग करने का काम करते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे याद होगी, ठीक है। इसके अलावा छठे नंबर पे हमारे पास मल्लिका सहरावत आती है। मल्लिका सहरावत कहां से? हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती है। लिखेंगे सभी साथी मल्लिका सहरावत, ठीक है। मल्लिका सहरावत कहां से आती है? हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती है। फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की 786, कैदी नंबर 786 कौन सी थी वह, ठीक है। तो मल्लिका सहरावत हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करती है।
इसके अलावा हमारे पास आते सुनील दत्त, जो कि संजय दत्त के पिताजी थे। सुनील दत्त ये हरियाणा के कहां से बिलोंग करते, यमुनानगर से बिलोंग करते, क्योंकि इनके बड़े बड़े बाल होया करते थे। हमने देखा संजय दत्त के बड़े बड़े बाल थे, ठीक है, बड़े बड़े बाल कुकर हुए थे, वो यमुना नदी का में नहाया करता, बढ़िया पानी गिल जाते, बड़े बड़े बाल हुए थे, ठीक है। आजकल के लोंडिया की तो समस्या है यार, बाल ना उड़ जाए हमारे, ठीक है, बाल उड़ गए तो हमारे ब्याह कुकर होगा, हमारी सेटिंग कुकर होगा। अरे बाल तो उड़ेंगे भाई, क्योंकि तू पूरा दिन तेरा स्ट्रेस का मजा हुआ है, तेरा पूरा पूरा दिन मन रहा है, ओ हो सेटिंग को नहीं हुई, ठीक है, सेटिंग थी 500 रुपया का माल खुआना था, 500 रुपये को नहीं दोस्त को मांगने पड़े, दोस्त को मांग ले तो भी उसके उल्टे कुकर दे, ठीक है। इस टेंशन का मैं सारे बाल उड़ जाए हैं, ठीक है, तो टेंशन तो होएगी। संजय दत्त और गया टेंशन होया कर दी, फिल्मा में काम कराया कर दे, सॉरी दोनों आसा पास घूमी जाया कर दी, कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है। तो बाल तो बड़े बड़े होने थे, तो टेंशन रखोगे बाल उड़ेंगे, ठीक है। टेंशन ना रखा करो, जुत्ती की नोक पर गाना गाया करो, टेंशन जुत्ती की नोक पर रखा छोरे पहले दिन तय, ठीक है। चले आगे, आगे चलो जी। अगला प्रश्न ये पूछा गया, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही टुच्चे लेवल का प्रश्न था इंडिया जीके के अंदर, और मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता भी होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस बताओ एक बार के लिए मेरे को, कब कैसे क्या कुछ बनाया गया? आपको याद है स्वामी विवेकानंद जी? इतना हिंट दे दिया, अगर अभी भी तुम्हारे याद नहीं हुआ तो फिर हो भी कौन भाई, इतना हिंट दे दिया। देखो तुमको बताता हूं, हमारे पास थे भाई हमारी हिस्ट्री के अंदर स्वामी विवेकानंद जी, और स्वामी जो विवेकानंद है भाई, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, 12 जनवरी 1863 को, और इन्हीं के नाम पर क्या है, हर साल 12 जनवरी को क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपके याद होना चाहिए। हाँ भाई स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। इनका जन्म हुआ कहां पर था? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता कड़ा पड़ा जी, बंगाल का में पड़ा है, उड़े इनका जन्म हुआ था, ओके जी। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, बहुत बार पूछा जाता है, तो नरेंद्र, मैंने इंडिया जी के अंदर ये सारी चीजें करवा रखी हैं, ठीक है। बैच के अंदर अगर आप जाओगे तो करीब 150 क्लास इंडिया जीके की, उसके अंदर मैंने विस्तार पूर्वक डीपली करवा रखा स्वामी विवेकानंद जी का पूरा परिचय। नरेंद्र नाथ दत्ता क्या था इनका ओरिजिनल नेम था, ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इनका जो गुरु है, इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था जी रामकृष्ण परमहंस। लिखेंगे सभी साथी, इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक है मिशन स्टार्ट कराया था, जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, ठीक है। इन्हीं के नाम पर क्या इन्होंने एक मिशन स्टार्ट करा, जिसका क्या नाम था? रामकृष्ण मिशन। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उसी टाइप से एक रामकृष्ण मिशन है, यह भी एक संस्था है। इसकी स्थापना किसके नाम पर? इनका गुरु था कौन? रामकृष्ण परमहंस। इनके नाम पर क्या इन्होंने इसकी शुरुआत करने का काम कराया था, ओके जी। ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। किसी जाति को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा इनके बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि 1893 के अंदर क्या इन्होंने शिकागो के अंदर स्पीच दी थी। शिकागो यू कड़े पड़ा जी, अमेरिका का मैं पढ़ा शिकागो, ठीक है। शिकागो जो अमेरिका के अंदर है, उड़े के ना स्पीच देने का काम कराया था। यो भी बहुत बार पूछा जावा है कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्होंने पहली बार स्पीच कहां पर दी थी, या फिर शिकागो के अंदर स्पीच है किस वर्ष दी थी? तो 1893। देखो 63 का मैं 30 साल और जोड़ दिया, यानी कि जन्म का 30 साल अच्छा इन्ना के स्पीच देने का काम कर रहा था। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। चीजें समझ में आई या नहीं है, एक बार के लिए मेरे को बताओ, बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। हाँ, इनका एक फेमस नारा भी, लेकिन वो एग्जामिनर नहीं पूछता, वो सिर्फ बुकों के अंदर लिखे आता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। अरे रुकना पड़ेगा प्रभु, नुकू कर को नहीं रुका, बीच में पानी भी पीना हुआ है, थक भी जा आदमी, रोज थोड़ी ना उठ दिए बाजा जागा, मानो बात है। अगले प्रश्न पे चलें, चलो जी। अगला था हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जयो प्रश्न भी कोई सा मानस गलत कर रहा है तो उसने धरती पर रहने का अधिकार कौन भाई, भगवान कसम, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट याद करो 8 अगस्त 1942 को, एग्जैक्ट डेट याद रखना, कई बार एग्जामिनर डेट पूछता है इसकी बहुत बार। 8 अगस्त 1942 को क्या हमारा भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा स्टार्ट कराया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा क्या है आपका ये आंदोलन आपका स्टार्ट कराया गया था, ओके जी। किस चीज के विरोध में स्टार्ट कराया गया था? इसके अलावा 2-3 चीजें और भी बताओ। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि पेपर के अंदर बहुत बार आता अगस्त प्रस्ताव कब आया, बताओ अगस्त प्रस्ताव कब आया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन कब आया, तो ये फैक्ट मेरे को तुम लोग बताओ। या फिर अगर मैं पूछ लूं भारत सरकार अधिनियम
भारत सरकार अधिनियम है, ये किसकी बदौलत आया? अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 है, ये किसकी बदौलत आया? बदौलत पूछने लग रहा हूं मैं, किसकी वजह से आया? तो मैं आपको बता देता हूं, अगस्त प्रस्ताव आया था हमारे पास साल 1940 के अंदर भाई, अगस्त के अंदर आया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और इस प्रस्ताव के अंदर यही इसी चीज की डिमांड की गई थी कि हम लोगों को हमारे भारत के अंदर हमें खुद का शासन चाहिए, हमें अंग्रेजों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, ठीक है जी। क्रिप्स मिशन कब आया? अंग्रेजों ने भेजा 1942 के अंदर, ऐसे बोले, एक क्रिप्स नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी लीडरशिप के अंदर, तुम जाओ भारत के अंदर है, इंस्पेक्शन करो कि भारतीयों को क्या कुछ सुविधाएं चाहिए, क्या कुछ इनको कानून चाहिए। तो ये क्रिप्स मिशन भेजा था, उनकी समस्याओं का समाधान करो। लेकिन इनको क्रिप्स मिशन को सिरे से रिजेक्ट करते हुए महात्मा गांधी के द्वारा फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी के विरोध के अंदर आपका स्टार्ट कराया गया था, ठीक है जी। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था आप लोगों का, किसके? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र याद है या नहीं है? श्वेत पत्र कब पेश हुआ था? साल 1933 के अंदर श्वेत पत्र आया था। श्वेत पत्र, ठीक है, इसी की बदौलत क्या आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। श्वेत पत्र था क्या? व्हाइट पेपर क्या था? व्हाइट पेपर ऐसा सिस्टम था जिसके ऊपर अंग्रेजों ने एक नोटिस जारी किया था कि इस तरीके से बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी उनके नाम लिख दिए, आप लोगों को भारत के अंदर इंस्पेक्शन करनी है, आप ही 2 साल बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 जारी कराएंगे, ठीक है, कि भाई क्या कुछ भारत के अंदर कानून बनाने की जरूरत है। इसको श्वेत पत्र बोलते हैं। थोड़ी सी इंडिया जीके डीप पढ़नी है तो यू कैन ज्वाइन अवर बैच, ठीक है, जिसके अंदर मैंने इंडिया जीके 150 क्लासों के अंदर बहुत ही डीप, अकेले स्टैटिस्टिक्स जीके 38 क्लासों के अंदर है, डीपली तरीके से ट्रिकों के माध्यम से याद करवा रखी है, ठीक है। सीईटी ग्रुप डी का बैच आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आप HR50 कोड लगाओगे कैपिटल अक्षर के अंदर तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 1857 की क्रांति देखने को मिलती है। 1857 के अंदर 1919 के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा? 1919 के अंदर आपका यो क्या नाम था रे, रोल टैक्ट आया। रोल टैक्ट के विरोध के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड आया। पिछली क्लास का मैं विमान धरती बताया था जी, बिल्कुल बताया था, फिर आंखें कौन भर देता। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, ये करंट का पूछ रहे, 2023 की करंट पूछ रहा है कि भैया ना, हरियाणा की किस महिला पहलवान को 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है? बताओ कौन सी महिला पहलवान थी जिसे ना 2023 के अंदर है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताओ फटाफट से। तो हरियाणा की कौन सी थी भाई? अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल जो आपकी खिलाड़ी थी, इसको क्या है अंडर 20 के अंदर, यानी 20 साल तक भी छोटी थी, उसके अंदर क्या है इनको आपका अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया साल 2023 के अंदर। सिंपल सा प्रश्न था। और कहां से बिलोंग करती है आप लोगों से पूछ ले तो हरियाणा के हिसार जिले से भाई, ठीक है, हिसार जिले से क्या अंतिम पंगाल बिलोंग करती है। ऐसे से ऐसे याद कर लो भाई। अगर आप पश्चिमी हरियाणा की तरफ जावा, हरियाणा के 4 भाग हैं, अगर आप पश्चिमी हरियाणा की तरफ जाओ तो हिसार जिला क्या है? अंतिम जिला है। तो अंतिम जिले के अंदर ही क्या है? अंतिम पंगाल रवा है, ठीक है। और अंतिम पंगाल अंडर 20 के अंदर क्या है, इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीतने का काम कराया था। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, यह प्रश्न बहुत खास है और इसी प्रश्न से रिलेटेड चीजें मैंने जो आपको संडे को मॉक टेस्ट लिया था उसके अंदर मैंने एक प्रश्न दिया था, ठीक है, कि कितने अभिलेख है टोपरा अभिलेख के शिफ्ट किए गए थे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं उस प्रश्न को गलत करके आए, और तो और गलत तो करे उल्टे मेरे तीनों को आपने प्रश्न गलत दे रखे हैं भाई। गणे प्रश्न डीप दे दिए, डीप नहीं दिए मेरे भाई। तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा नहीं, तुमने मोटा मोटा माल पढ़ा है तो उसके अंदर यही दिक्कतें आती है। देखो आपको समझाता हूं, टोपरा अशोक स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस वर्तमान जिले के अंदर स्थित है? वर्तमान के अंदर भाई अगर मूल रूप से पूछे, मूल रूप से यानी कि शुरुआत का मैं आप कड़ देखने ना मिला था, तो इसका मूल स्थान कहां पर है? हरियाणा का जो यमुनानगर जिला, यमुनानगर जिले के अंदर टोपरा कला नाम का एक गांव होया करदा, ठीक है। इस कहानी ना समझियो, अच्छी डाल फिर तारा और बढ़िया डाल समझ में आएगा। टोपरा कला नाम का क्या था? एक गांव था। उस गांव के अंदर क्या हमें ये चीज देखने को मिली थी और इसका निर्माण किसने करवाया था? आपको याद होगा मौर्य वंश का एक शासक होया करता सम्राट अशोक, ठीक है, उसने क्या है इसका निर्माण करवाया था। लिखेंगे सभी साथी, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा। मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा क्या है इसका आपका निर्माण करवाया गया था भाई, ठीक है। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ये जो आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है ये मेनली बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी किससे बना हुआ? बहुत बार पूछा जाता है, लाल पत्थर से बना हुआ है, धोला पत्थर था बना, किसा पत्थर था? तो बलुआ जो पत्थर यानी बालू रेत वर्गा जो पत्थर होना है, उस बलुआ पत्थर से क्या है इसका निर्माण है। जो फैक्ट बताऊं ना ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े डीप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। पेपर का मैं विकल्प जो कर रहा था ना सीईटी ग्रुप सी का, मैं स्टेटमेंट वाले पर्सन डीप दिला के थोड़ा ब्याह गए थे हम पहली शिफ्ट का मैं, ठीक है। तो भी ब्याहोगे, अगर ढंग से पढ़ोगे तो बच जाओगे, ठीक है। उसके बाद भाई जैसे ही मौर्य वंश खत्म होया, धीरे धीरे फिर दिल्ली सल्तनत का शासनकाल आया और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था आपका,
दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था हमारे पास, याद करो, गुलाम वंश था। ठीक है, और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी करवा रखी बैच के अंदर। क्या ट्रिक होता है, दिल्ली सल्तनत के सारे वंश सख्त सा लोंडा, या ट्रिक है सारे वंश तारा याद रहोगे, इसे सीरीज का मैं याद रखियो। ऐसे बन गया हमारे पास सलेव डायनेस्टी, सलेव का मतलब वो गुलाम, यानी गुलाम वंश हो गया। कहते हमारे पास बन गया जी खिलजी वंश, ठीक है जी, ओके जी। टी से हमारे पास बन गया तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, याद है हिसार की स्थापना करने वाला। ऐसे से बन गया सैयद वंश, खिजर खान संस्थापक। एलडी से बन गया लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन लोधी या बहलोल लोधी, बताओ, मारो कमेंट बगाएगी छाती के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, जो हमारा तुगलक वंश था, तुगलक वंश का शासक होया करता जिसका क्या नाम था, फिरोज शाह तुगलक। इसी फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, ये जो अपना यो क्या नाम था इसका, टोपरा का जो अभिलेख था, जो टोपरा के अंदर जो अशोक स्तंभ था, इसी अशोक स्तंभ को क्या है, इसने आपका यहां से, मतलब कि यमुना नगर से है, यमुना नदी के रास्ते, यमुना नदी का मैं कोई छोटी मोटी जहाज बना ली ना समुद्री, ठीक है, उसके रास्ते क्या इसने दिल्ली मंगवाया। ये तो मेनली दिल्ली का मैं शासन कराया करता ना, ठीक है, इसने दिल्ली मंगवा, बोला दिल्ली के अंदर लेके आओ। और दिल्ली के अंदर जो वर्तमान में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, उसके अंदर इसने क्या है, उसकी जो 3 मंजिला छत थी उसके ऊपर इसने धरने का काम कराया। ठीक है, लिखेंगे सभी फिरोज शाह तुगलक ने क्या है आपका, इसे यमुना नदी के माध्यम से, यमुना नदी के माध्यम से दिल्ली मंगवाया। ये मैंने थ्योरी करवा रखी ना जो हरियाणा जिक्के की, 72 क्लासा का मैं हरियाणा जिक्के, देखो बैच का मैं जाऊंगा ना, 2 हरियाणा जिक्के पाऊँ, एक तो नॉर्मल हरियाणा जिक्के, एक पाऊँ हरियाणा जिक्के न्यू। नॉर्मल वाली ना पढ़ी हो, वह पुरानी हो चुकी है, 51 क्लास उसका, मैं न्यू वाली पढ़नी तारती जिसमें 72 क्लास है। ठीक है, माध्यम से दिल्ली मंगवाया, ठीक है, और वहां पर क्या अभी जो वर्तमान में हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो जो फिरोज शाह कोटला मैदान है, ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में तीसरी मंजिल के ऊपर रख रखा है भाई फिलहाल वर्तमान में। ठीक है, किसके ऊपर है, तीसरी मंजिल के जो ऊपर है ये आपका रखा गया। और किसके द्वारा, ये तारा याद होनी चाहिए क्योंकि तुगलक था, तुगलक का है मेनली हरियाणा का मैं प्रभाव था, और जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे इन हरियाणा का मैं इतना माथा नहीं मारा, सिर्फ तुगलक था। तुगलक ने हिसार की स्थापना कर दी, छोरा का नाम पर फतेह खान का नाम पर फतेहाबाद की स्थापना कर दी, तो इससे ना माथा मारा था और किसी ने माथा मारने का काम नहीं कराया। ठीक है, अब ये जो अभिलेख था ना, मतलब या फिर ये जो आप बोल सकते टोपरा का स्तंभ था, इसके ऊपर अशोक के टोटल 7 अभिलेख हमको देखने को मिलते। ये प्रश्न मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिया था और लगभग ये समझ लो सिर्फ 10% बच्चों का ठीक था। ठीक है, 7 अभिलेख, फ्री मॉक टेस्ट कोई भी साथी दे सकता है लाइव टेस्ट के ऑप्शन के अंदर जाके, ओनली हमें 7 अभिलेख इसके देखने को मिलते। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, यही तो चीज है यार। अगर आप थोड़ा सा डीप पढ़ोगे ना तभी बात बने। मैंने उस टेस्ट का मैं क्या पूछा है तो चीज पूछी थी, वहां टोपरा अभिलेख के अंदर है जो कि हमने हरियाणा के यमुनानगर जिले से मिलता है, उसके अंदर अशोक के कितने अभिलेख थे, कौन है मेरा देखा है मुंह भाई, ये कहां से आ गया, क्या कुछ आ गया। अब ये जो अभिलेख थे इनकी भाषा कौन सी थी, बहुत बार आता है, और इसकी लिपि कौन सी थी, बताओ। भाषा कौन सी थी, प्राकृत, और प्राकृत जो भाषा इसकी लिपि कौन सी होती, ब्राह्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। प्राकृत भाषा की लिपि कौन सी होती है जी, ब्राह्मी हमेशा इसकी लिपि होती है। तो इस चीज को दिमाग के अंदर सेट कर लेना। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए मेरे को बताओ, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, अब अगर आपसे थोड़ा और डीपली प्रश्न पूछना चाहो तो एग्जामिनर क्या पूछेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि अशोक के कितने अभिलेख देखने को मिलते हैं जी, 7 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। इन 7 अभिलेखों के अंदर ओनली आपका अशोक का वर्णन नहीं है, एक चौहान वंश का राजा आया करता विग्रह राज चतुर्थ, उसका भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो इस चीज को तुम लोग कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते, क्या पता पूछ ले केवल मैं ही पूछ लूँ अगला मॉक टेस्ट में। ठीक है, हर संडे को होगा फ्री मॉक टेस्ट। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किस मुगल सम्राट ने हेमू को हराया था, तो मैं टुच्चा प्रश्न पूछ लिया यार। अकबर ने हेमू को हराया था, हेमू कहां से बिलोंग करता था, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करता था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 के अंदर हुआ था। पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर वर्सेस लोधी के बीच में हुआ था। लोधी की जो आपका मकबरा होकर हमको देखने को मिलता है पानीपत के अंदर। ठीक है, और इसी युद्ध के अंदर विजय होने की खुशी के अंदर उसने बाबर ने किस चीज का निर्माण करवाया था, याद करो, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली क्या थी, उसकी लुगाई का नाम था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सिंपल सा कहानी मैंने पिछली क्लास के अंदर तुमको बताया था, तो इसके ऊपर अभी ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, पार्थ आगे चलें। चलो जी, अगला प्रश्न आता है,
हरियाणा में राज्य द्वारा संचालित सभी पर्यटक परिसरों का नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। इस नामकरण पद्धति के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सेम टू सेम पर्सन में देने वाला था मॉक टेस्ट के अंदर। फिर मैंने नुए कौन दिया, मैं घना बड़ा हो जाएगा, बालक डर जाएंगे। इसका आंसर बताओ। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर है एक ही आंसर देंगे। क्या जी? मतलब इसने देखो क्या दे रखा है, राज्य है हमारी सरकार के द्वारा जितने भी पर्यटन साइट चलाई जाने लग रही है। पर्यटन साइट का मतलब जी, जैसे मान लिया मैंने कोई भी घूमने वाली जगह है जिसका संचालन यानी सरकारी जगह है घूमने वाली, ठीक है, वो जो हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई जाने लग रही है उनका नाम है पक्षियों के नाम पे रखा गया है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न पूछा। ऑप्शन देखो क्या हमारे पास, शिवालिक पहाड़ियों में पाए गए दुर्लभ पक्षी जीवाश्मों को चिन्हित करना गलत है। ये मैक्सिमम बच्चे इसका मैं ठोक चुके, ABC सही है, ये गलत है हमारा। अगला है सख्त कानूनी शिकार क्षेत्रों को चिन्हित करना, ऐसा भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और क्षेत्र की समृद्ध पक्षी जैव विविधता को प्रदर्शित करना। ये हमारा मेन लक्ष्य है किस चीज के पीछे, कि जितने भी हमारे जो पर्यटन साइट हैं उनका नाम हमने पक्षियों के नाम पे रखा है। ये इसका मेन उद्देश्य है। साइट जी, कैसे साइट जी, हमें समझ में नहीं आया। जैसे मैंने तुमको पिछली क्लास के अंदर बताया था, याद करो, किंगफिशर। किंगफिशर क्या है? एक पक्षी का नाम है। किंगफिशर नामक जो साइट है ये हमें कहां पर देखने को मिलती थी? ठिक्के के ऊपर देखने मिला रहा है। वह किंगफिशर ही कौन बात करता? किंगफिशर नामक साइट हमको कहां पर? अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलती है। भी एक घूमने की जगह है किंगफिशर, कड़ा देखने मिलेगी अंबाला के अंदर। कैसे? किंगफिशर मतलब फिश मछली कड़े देखने मिले। जब बारिश घनी होगी अंबाला का में बारिश हुआ है, ठीक है, तो उड़ा क्या अपना मछली देखने मिले? नीलकंठ। नीलकंठ भी एक घूमने की जगह है, या कड़े देखने मिला है, या हमें पिंजौर पंचकुला के अंदर देखने को मिलती है। आप इन्हें कौन पिछली क्लास का में देखे थे? बुलबुल जींद का मैं था, याद करो, ठीक है, सारे मैंने धरती बताया था। बुलबुल हो गया, ब्लू बर्ड लेक कड़ा है, हिसार जिला के अंदर है। तो ये वही है सारे के सारे, कुछ अलग नहीं है। स्काई लार्क पूछ लो, स्काई लार्क भी मैंने आपको पिछली स्काई का रंग कैसा होता है? ब्लू। उसकी वजह से पानी का रंग भी ब्लू। पानीपत के अंदर स्काई लार्क पिछली क्लास के अंदर याद करवाया था जी, बिल्कुल करवाया था। कोई 2 या 3 राय नहीं जी, कोई भी 2 या 3 राय नहीं है। पानीपत के अंदर क्या हमको स्काई लार्क देखने को मिलता है। ब्लू बर्ड झील पूछ ले हुआ है, हिसार जिले के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ ले हुआ पैराकीट, पैराकीट हमें कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। लिखो, ये साइट है सारी घूमने की, ठीक है, इनके तारते नाम याद होने चाहिए। पैराकीट कड़ा कुरुक्षेत्र याद रखो। जो छोटे मोटे कीट थे ना, वो तो कुरुक्षेत्र का युद्ध का पैरा तला दबा दिए थे, ठीक है। अर्जुन और ना छोड़े को नहीं, थप्पे को नहीं। सूरजकुंड पूछ ले हुआ है, सूरजकुंड हमें कहां पर? फरीदाबाद के अंदर देखने मिलता है। सारा नगर इसका मतलब कुछ है को नहीं। गोरैया नाम की जो जगह ये हमें कहां पर? बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। लिखेंगे सभी साथी, गोरैया हमें कहां पर देखने को मिलती है? बहादुरगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। ये साइट है बहुत सारी, ठीक है, जिनके आपको नाम याद रखने। बुलबुल पूछ ले होगा, जींद के अंदर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो छोटी मोटी तुमको याद होनी चाहिए। चले आगे, ब्लू जे पूछ ले, ब्लू जे याद करो। ब्लू जे कहां पर था? समालखा पानीपत के अंदर, ठीक है। ब्लू रंग दिखा है, पानीपत ठोक दियो, बस ब्लू बर्ड है उसना हिसार में याद रखियो, ठीक है। चलो जी आगे, अगला प्रश्न आता बजट का। देखो करंट का प्रश्न भी पूछ लिया भाई, करंट का प्रश्न, हरियाणा बजट का प्रश्न देख लो। हरियाणा सरकार द्वारा बजट 2026-27 में बड़े पैमाने पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए घोषित एक प्रमुख परियोजना है। बताओ भाई, हरियाणा सरकार ने बजट 2026-27 के अंदर है महिलाओं को मजबूत करने के लिए है, किस योजना की घोषणा करी? ये प्रश्न पूछा गया। नारी मंडपम नहीं जी, महिला चौपाल नहीं जी, महिला समृद्धि योजना बिल्कुल जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इन महिलाओं को हम लोग किस तरीके से समृद्ध करें, उनको कैसे आत्मनिर्भर करें, ठीक है, कैसे उनको हम लोग रोजगार प्रोवाइड करें, ये योजना है हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट करी। बजट 2026-27 पूछ लिया है। इसी तरीके का सेम प्रश्न आपको ग्रुप डी के अंदर देखने वाला, क्योंकि बजट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रुप सी के अंदर चारों शिफ्टों के अंदर से मिला के सिर्फ एक ही प्रश्न आया था बजट का, ठीक है। करंट का एक ही प्रश्न आया था और वो भी बजट से आया था। तो बजट को याद रखना, महिला समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं से रिलेटेड। आगे चलो जी, अगला प्रश्न आता है, अब फिर ये पूछ लिया 2025-26 के अंदर राज्य के अंदर सकल राज्य मूल्यवर्धन, यानी एक तरीके से जो आपकी जीडीपी है वही इसी की बात होने लग रही है, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जीडीपी, ये जीएसपी हो गया, ठीक है, ग्रोस स्टेट वैल्यू जीएसवी हो गया। में हरियाणा के कृषि और संबंधित क्षेत्रों का कितना योगदान रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीडीपी, जीएसवी, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आते हैं। और ये मैं जब तुम्हारा पेपर होगा ना डी ग्रुप का, जैसे अगर एग्जाम डेट जब भी आओगी उस पेपर तक समझ लो 20-25 दिन पहले तारती सारी करंट करवा दो, जमा ट्रिक गेल दिमाग का मैं सेट करवा दूंगा, ठीक है। देखो भाई, जो अंधाता हुआ ना, अंधाता को हर एक व्यक्ति क्या है? चूमता है, ठीक है। चूमने का मतलब है किस देना। किस के अंदर आएगी? 21.7 मतलब 21, ठीक है। 21 आप किसको देते हो? अन्नदाता को देते हो, कृषि को देते हो, हमारी खेती बाड़ी को देते हो। ओके जी, ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गया। अगर मैं पूछूं इसी के अंदर सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर जो हमारा औद्योगिक जगत है,
ठीक है, औद्योगिक जगत, इनका कितना योगदान है, यानी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं इनका कितना योगदान, ये भी करंट के अंदर इसको भी पूछ सकता है। तो इनका लगभग हमें अप्रोक्स आता है उसके अंदर डाटा, तो अप्रोक्स कितना है 30 से 37% का इनका योगदान हमको देखने को मिलता है। इसको कहते हैं 30 का मतलब 30 लागना, प्यास कौन लाग देता हमना, ठीक है। और जो अपनी फैक्ट्री में मतलब ऐसा गंदा धुआं निकल गया, आदमी ने प्यास लगी तो उसका बार बार गला सूखी जाए, इस तरीके से याद रखो। अगर मैं बात करूं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का मतलब हो गया सर्विस वाला जो एरिया हमारा, सर्विस वाला एरिया कौन सा, जैसे मान लिया मैं पढ़ाने लग रहा है सेवा करूं तारी, ठीक है, बैंक का मैं कोई बैठा सेवा करता हूं, सरकारी नौकरी करो वह सेवा करो तम, ठीक है। तो इस सेक्टर का कितना योगदान है, तो इस सेक्टर का अप्रोक्स 45 से 50% का योगदान आपका रहा है। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए 2025-26 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से सारा का सारा डाटा। ओके जी, अगला प्रश्न देखो क्या है, किस कानून के तहत हरियाणा की अधिसूचित समयबद्ध नागरिक सेवा वितरण समय सीमा कानूनी रूप से कवर की गई। ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा, बताओ। प्रश्न को दोबारा से ध्यान से समझो कि किस कानून के तहत हरियाणा की अधिसूचित का मतलब होता है जो कानून बन गया, समयबद्ध नागरिक सेवा वितरण समय सीमा मतलब कि क्या है भाई, जो भी नागरिक हैं हमारे हरियाणा राज्य के, उनकी जो सेवा करनी है और एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर उनकी किसी ना किसी तरीके से योजना की तरह हेल्प करनी है, ठीक है। तो इसकी जो सीमा है वो कानूनी रूप से कवर की गई, मतलब किस एक्ट के तहत इसकी सीमा है वो आपकी कानूनी रूप से कवर की गई। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास हरियाणा लोक सेवा। लोक का मतलब हो गया जो हमारे आम लोग हैं, आम जो जनता है उसकी सेवा वितरण गारंटी, यानी जो हमारे आम लोग हैं इनको क्या है सेवा हम लोग वितरण करेंगे। वितरण का मतलब बांटेंगे, हम इनकी सेवा करेंगे, ठीक है। तो ये अधिनियम था हमारा साल 2014, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरा टेस्ट बनाया ना, एक आधे जने का मेरा दौरा वैसे जो गणा हाई लेवल का बना दिया, HCS का पेपर नहीं है जो हमारा, ये VLD का 12वीं पास का पेपर है वो, ठीक है। और इसमें 10वीं तक का ही सिलेबस आता है, 10वीं की मैथ आया करे, 10वीं की साइंस आया करे, 2 ही सब्जेक्ट आए हैं, थोड़ी मोटी जी क्या आया करे, ठीक है। इसका मैं पेपर का लेवल देख लो, तम किसी डीप पर्सन पूछ रहा है हरियाणा जी के, तो तम हल्का मना लो चीज जाना, जितनी तम चीज जाना हल्का मिलोगे नहीं, ये रट्टे मारी जाओगे, राजकीय पक्षी राजकीय पशु उतना तारा पतन होगा। थोड़ा है डीप पढ़ने की आदत डालो भाई, ठीक है। 2 बार तो यार मैं करवा चुका हरियाणा जी की, मेरा खुद का इंटरेस्ट बनने लग रहा है। पहली बारी में मैंने मोटी मोटी करवाई, दूसरी बारी में मैंने और डीप करवाई, और जब मैंने एक बार और करवानी शुरू करवाना आगा, ठीक है, ये मैं आगा 2 बार तक करवाऊंगा ना टॉपिक वाइज, मतलब कि थ्योरेटिकल वाइज जिद अगला CET होगा कदे जिद, क्योंकि इब तैयार करवा के मार्च में मेरी पूरी हुई हरियाणा जी के। अगली बार जिद करवाऊंगा ना तो अगली बार देखिए 100+ क्लास में हो गई, इतनी बढ़िया डाल डीपली करवाऊंगा, चाहे HCS का पेपर पढ़ दियो, ये भी डीपली करवा रखी है। लेकिन धीरे धीरे जो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखा और आप देखा और किताब को तो पढ़ा और नेट पर देखा, तो धीरे धीरे नॉलेज समय के साथ बढ़ दी जा है, ठीक है। तो आगे आगे और बढ़िया डाल कराएंगे। आगे देखो अगला प्रश्न क्या हमारे पास, और मैं दोनों चाहूँ यार तम लायक जाओ, क्यों आड़ा माथा मारो, ठीक है, तमना पढ़ना है ना पढ़े। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत धान से वैकल्पिक फसलों की ओर जाने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़, ये क्या मेरा पानी मेरी विरासत योजना आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। इस योजना के तहत क्या था, इस योजना के तहत ये था कि अगर आप, क्योंकि हरियाणा के अंदर पानी का जो धरती के अंदर लेवल वो कम होता जाने लग रहा था, तो सरकार के बोली अगर तामे धान की बजाय कोई और फसल की खेती करो, तो हम लोग क्या है आप लोगों को प्रति किला 7,000 रुपये देवाएंगे। चीजें समझ में आई नहीं, प्रति किला 7,000 रुपये देंगे। धान के अलावा चाहे आप किसी और खेती है, धान का मतलब चावल पैडी, उसके अलावा किसी और, क्योंकि धान की खेती के लिए बहुत सारा पूरा किला पानी का भरा हुआ होना चाहिए, भरा पानी का किला का मैं धान लग गया, अगर इतना कौन लग गया, ठीक है। ये थी 7,000 की स्कीम पहले, मैक्सिमम बच्चे के अंदर अभी भी 7,000 ठोक के आएंगे। अगर आप वर्तमान परिस्थिति देखें, इस पेपर के हिसाब से परिस्थिति देखें, तो उसके हिसाब से 8,000 रुपये प्रति एकड़, और ये पिछले साल ही बढ़ा दिए थे। पिछले साल जो मैंने करंट अफेयर करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1,000 रुपये बढ़ा दिए भाई। अब 8,000 रुपये प्रति एकड़ है आपको पैसे मिलेंगे अगर आप मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत है, मतलब धान की खेती नहीं करते। मान लिया तारा 10 किले हैं तो 80,000 रुपये तारे सीधे बढ़ेंगे। चीजें समझ में आई, यानी अगर तुम धान ना बो तो ओके जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 आपको कथन दिए गए, पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में आपको कथन बताना है कौन सा सही है। बताओ तुम फटाफट में, और पानी घूट मार लो। अच्छे लेवल के प्रश्न, तुम टेंशन ना लो। अगर तुम लोग बोलोगे ना तो मैं सोचूं कि मैं यूट्यूब के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट कर दूं, और वो एक खेल खेल लाएंगे यूट्यूब के ऊपर, लाइव 500 ना प्राइवेट कर देंगे, ठीक है। बढ़िया डाल, मतलब कि एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल जाएगी, तो जिसने देखनी हो देख लेगा, नहीं देखनी हो ना टाल कर देगा। और बढ़िया MCQ है कि बढ़िया अच्छे लेवल के पर्सन ही प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 नंबर की तारी तैयारी हो जाएगी। क्या बोलते हो, बोलो भाई।
तो भाई लक्ष्मी चंद के बारे में बात करते हैं। लक्ष्मी चंद का जन्म है आपके हरियाणा का जो सोनीपत जिला है, सोनीपत जिले के अंदर जाटी कला गांव है, उसके अंदर साल 1903 के अंदर हुआ। लिखेंगे सभी साथी, लक्ष्मी चंद का जन्म क्या कब हुआ हमारा, साल 1903 में। जो हमारे पास जाटी कला गांव है, जाटी कला गांव कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसी सोनीपत जिले के अंदर क्या है, पंडित लक्ष्मी चंद का है हमें जन्म देखने को मिलता है। ओके जी, नॉर्मल सा परिवार था और ये भी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ही कम पढ़े लिखे, नो मानो 10वीं पास भी बड़ी मुश्किल थे, ठीक है, बहुत कम पढ़े लिखे थे। और कम पढ़े लिखे होते हुए भी ये सांग लिखने का काम करते थे। अब ये खूबी देखो तुम, ठीक है। इनको हरियाणा के अंदर किस किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा के अंदर इनको सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा इनका फेमस नाम है। इसके अलावा हरियाणा का शेक्सपियर भी इनको बोल दिया जाता है, कालिदास भी इनको बोल दिया जाता है। इस तरीके की हम लोग इनको उपाधि देने का काम करते हैं। तो लिखेंगे सभी साथी, इनको क्या है, सूर्य कवि भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, शेक्सपियर भी बोल देते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। दीपचंद बैमन को भी बोल देते हैं शेक्सपियर, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ भाई दीपचंद बैमन थी बोलना और बोलना है, ठीक है। कालिदास भी अभी बोल दे वहां, संपूर्ण कविता का कालिदास, इस तरीके के ये भी हमारे क्या इनके निक नेम है। ओके जी, ये कंसेप्ट जो में क्लियर हो गया, दिमाग के अंदर घुस गया भाई, ठीक है। इनकी खास बात क्या है, इनका गुरु कौन था, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था। जैसे मैंने आपसे एग्जाम के अंदर पूछा था कि जो आपको संडे को मॉक टेस्ट दिया था कि जो एक आपका प्रसिद्ध सांगी है दीपचंद बैमन, उनके गुरु का क्या नाम था, सारे जने बैगे तो यो कड़ता है क्या जी, ये तो प्रश्न कदे पढ़े है कौन, इतनी डीप ना पूछो जी, डीप के नॉर्मल है भाई। इफ्तारती लक्ष्मी चंद का गुरु का नाम पूछूं, ये सारे करवा रखे यार, थ्योरी का मैं करवा, यूट्यूब के ऊपर फ्री थ्योरी करवाई थी। मान सिंह इनके गुरु का नाम है भाई, ठीक है। इनके गुरु का क्या नाम है, इनके गुरु का नाम है जी मान सिंह, ठीक है। मान सिंह किसके गुरु का नाम है, पंडित जो लक्ष्मी चंद है, लक्ष्मी चंद के गुरु का क्या नाम है आपका, मान सिंह है। और इन्हीं का जो जिक्र है ये अपनी कविताओं के अंदर भी अक्सर करते रहते थे। ओके जी, अब बात करें प्रश्न के बारे में, चलते कौन सा कथन सही है। इन्होंने क्या हरियाणा की लोक साहित्यिक परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बिल्कुल भाई, जो हमारा समाज है, समाज के अंदर जो नॉर्मल साहित्य की परंपरा, जो भी हमारा साहित्य होता है, ठीक है, डांस वगैरह कविताएं वगैरह होती है, तो इनके अंदर क्या है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, ये सारे देख लो लुवास वीएलडी के प्रश्न है। हरियाणा का पहला आधिकारिक सूफी कवि किसे माना जाता है, जिनकी रचनाओं ने मध्यकाल में हरियाणवी साहित्य की शुरुआती नींव रखी थी, कौन से थे, शेख मोहम्मद तुर्क। कै बार करवा रखा है, कै बार करवा रखा है। पहले सूफी कवि का नाम आ जाए, सैसे सूफी सैसे शेख, ठीक है। दुबई का मत हमारा सूफी शेख कवि देखने ना मिलेंगे, 100 बार बता रखा है। और ईसा सेम पर्सन मॉक टेस्ट का मैं दिया था, उड़े भी रोगे नहीं जी, ये कैसे आ गया जी, समझ में नहीं आया जी। आओ अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते। संत गरीबदास, इनका जन्म कहां पर हुआ था, 1770 के अंदर, सॉरी 1770 नहीं 1717 के अंदर, हरियाणा का जो झज्जर जिला, झज्जर जिले के अंदर जो छुडानी गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ था। लिखेंगे सभी साथी, 1717 के अंदर क्या है, बस 17 मतलब सताया, इतना ज्यादा सताया कि ये गरीब ही रह गया आदमी, गरीब आदमी थी, खूब ज्यादा 1717 ना, जन्म भी 1717 का मैं होया, ठीक है। इस तरीके से रखो। तो हरियाणा के क्या है, झज्जर जिले के अंदर, झज्जर के जो छुडानी गांव है, अगर तेरी गरीबी छुड़ाएगी मानांगे, गांव तेरे पर छुड़वा के मानना है, छुडानी गांव के अंदर क्या है हमारा, इनका जन्म हुआ था। और ये भी क्या हमारे बहुत ज्यादा फेमस व्यक्तियों के अंदर हमारे शुमार हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखिए, अल्ताफ हुसैन अली, इन्हीं के नाम पर हमारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है, याद करो, आली पुरस्कार, याद आया नहीं आया जी, बिल्कुल है। किसके अंदर दिया जाता है, उर्दू साहित्य के अंदर दिया जाता है आली पुरस्कार जी, बिल्कुल ठीक है। इन ये कहां से बिलोंग करते, बहुत बार आता है, 1837 के अंदर है, पानीपत से, ठीक है, पानीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के पानीपत जिले से बिलोंग करते हैं कौन, अल्ताफ हुसैन अली। और इन्हीं के नाम पर क्या है, हाली पुरस्कार दिया जाता है। और हाली पुरस्कार किससे बिलोंग करता है हमारा, ये हमारा उर्दू साहित्य से बिलोंग करता है। बहुत बार पूछा था, बहुत बार, ठीक है। सिर्फ यहां पर पानीपत पूछा, जन्म भी कदे कौन पूछता, ठीक है। कहां से बिलोंग करता है हाली पुरस्कार, किससे, उर्दू साहित्य से। एक सेकंड रुको, उर्दू साहित्य से आपका आली पुरस्कार वो बिलोंग करता। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर के अंदर गलती मत करके आना। चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता हमारे पास, 2023 में कौन सा लेखक राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बना, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, बताओ है, ठीक है। यानी देखो करंट के अंदर भी कैसा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा व्यक्तित्व है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, यानी जो नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी साहित्य अकादमी, इंग्लिश में होगा नेशनल साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी को इंग्लिश के अंदर भी साहित्य अकादमी बोलते हैं, उसका मेंबर बना है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या जाए हमारे पास, माधव कौशिक। कैसे देखो, माधव का मतलब हो गया साक्षात माधव, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण वही तो साहित्य के अंदर निपुण थे, बांसुरी बजाते थे, उनसे बढ़िया साहित्य की नॉलेज किसको है, तो हमारे भगवान कृष्ण को ही क्या हम लोग साहित्य अकादमी का हेड बनाएंगे। इस
तरीके से हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके जी, अब एक आएगा आप लोगों के पास स्टेटमेंट वाली झटका मशीन। अब ये बताओ, इस तरीके के प्रश्न भी देख लो, वीएलडी के अंदर पूछे गए हैं, तुम्हारे डी ग्रुप के अंदर तो पक्के आने। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण हरियाणा के अंदर, कालेसर काले काले सर किसकी वजह से होते हैं? यमुना नदी के पानी से। तो यमुनानगर कहां पर है? यमुना नदी तो यमुनानगर यानी उत्तर हरियाणा के अंदर है, यानी पहला कथन गलत हो गया। दक्षिण हरियाणा के अंदर तो यमुना नदी है को नहीं। कालेसर के वन कहां पर है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। दूसरा, यह यमुनानगर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के पास स्थित है, यह कथन बिल्कुल सही है। यानी क्या हमारे पास ए तो गलत हो गया ना, यमुनानगर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के पास स्थित है, ये तो ठीक है। मतलब कि हमारे पास क्या बोथ ए एंड आर ट्रियो तो होना है को नहीं, बोथ है ए एंड आर ट्रियो का तो कोई गेम है को नहीं। ए तो फॉल्स हो गया, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ आर ठीक है, ठीक है आर ठीक है, ये मतलब ये वाला तो ठीक ही है, जो कारण है तो ठीक है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों के पास स्थित है, लेकिन ये हमारा गलत था जो कि इसने बताया था। ओके जी, अब दूसरी चीज, जो कालेसर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये एज ए राष्ट्रीय उद्यान आपका कब स्थापित हुआ? कड़गा कालेसर ये रहा, कब स्थापित हुआ? तो साल 2003 के अंदर। 2003 के अंदर क्या है, इसको एज ए राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल जो पार्क है उसके रूप में क्या है, इसको मान्यता मिलने का काम हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहां पर हमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? साल के वृक्ष हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे पेड़ देखना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके साल के वृक्ष हैं। शीशम के पेड़ भी देखने ना मिले, और भी छोटे मोटे जो पेड़ हैं बहुत सारे जो मार्केट के अंदर हुए हैं, ठीक है, वो भी हमें देखने मिलते हैं। लेकिन आपको मेन याद रखने कौन से, आपके साल और शीशम के वृक्ष, सैसे साल सैसे शीशम, ठीक है, साल और शीशम के जो पेड़ है ये हमको कहां पर देखने में? यहीं पर देखने में। इसके अलावा जो हमारे भौंकने वाले हिरण हैं, ठीक है, भौंकने वाले जो हिरण है, यानी हिरण भी भौंकने लग रहा है, ये भी चमत्कार है। हिरण भौंका है, हिरण के भौंक क्या करे? हिरण तो नॉर्मल बोल लिया करे, ठीक है। इसके अलावा बात करें लाल जंगली मुर्गे, तो ये भी हमें कहां पर देखने मिलते? दोनों के दोनों में कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर हमको देखने को मिलते, और ये है कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। इसके अलावा यहां पर हमें क्या सबसे अधिक हाथी देखने ना मिला? मैंने तरती बताया था, हाथिया की जनसंख्या सिर्फ यमुनानगर जिले के अंदर देखने मिलती, क्योंकि यमुना नदी है, हाथी ना नाना खतर पूरी नदी चाहिए, तो यमुनानगर जिले के अंदर में हाथी देखना। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, उस नेशनल पार्क के अंदर हाथी ज्यादा हैं, और वो कदे घूमते फिरते हर कालेसर का में भी आ जाए, यमुनानगर का में भी आ जाए, यो मेन रीजन है। तो यहां पर क्या हमें हाथी भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर देखने मिलते हैं, हाथी भी अधिक हमें देखने को मिलते किसके अंदर? हमारा कालेसर के अंदर। पता लग गया रीजन, ठीक है। अगर मैं कई बार अगला मॉक टेस्ट में नू पूछ लूं कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर जो हाथी आपको देखने को मिलते हैं वो उत्तराखंड राज्य के किस नेशनल पार्क से आते हैं, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए राजाजी नेशनल पार्क, वहां से हमारे हरियाणा के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। थोड़े डीप फैक्ट है, पढ़ो पार्थ। अगले प्रश्न की तरफ चलो। अगला है, मई के दौरान हरियाणा में अचानक आने वाली आंधी तूफान मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है? बताओ। पहला है तेज संवहनी गतिविधि, ग्लेशियर की गति, विवर्तनिक हलचल या समुद्री धाराएं। क्या कुछ रीजन मैं आपको बताता हूं। मई के दौरान क्या होती है? हमारे यहां पर चलती है लू, और उस लू चलने का मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है। आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी हो मेरे से, तो मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर एक फैक्ट बताया था कि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, क्या होती है? हमारी जो हवा है, अगर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो हमारी जो हवा है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जी गर्म। और गर्म हवा क्या करती है? हमेशा ऊपर उठने का काम करती है, और जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी धीरे धीरे यहां पर क्या ठंडी ठंडी हवा नीचे रिप्लेस होती रहेगी, ठीक है, और ठंडी ठंडी हवा रिप्लेस होती है, गर्म हवा जैसे ऊपर उठगी तो बहुत सारी गर्म हवा एक साथ ऊपर उठी तो वो क्या है? वातावरण के अंदर हमारी लू चलाने का काम करेंगी, और इसको बोलते हैं हम लोग तेज संवहनी गतिविधि यानी स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल एक्टिविटी, ठीक है। ये हमें देखने को मिलती है कब? जब मई के महीने के अंदर क्या है हमारा एकदम से मौसम बदल जाता है, आंधी तूफान आते रहते धीरे धीरे। आपने देखा मई का में जून का में खूब आंधी तूफान आए, तो ये हमारे इसी का रीजन तेज संवहनी गतिविधि। अच्छा पर्सन है, नया पर्सन है, कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलो जी। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाएगा? बताओ भाई। मोरनी हिल्स, तारला जोड़ा ही बात नहीं करने ला रहा, इस जोड़ा ही बात करो। मोरनी हिल्स पंचकुला में, बिल्कुल सही है जी। बांगर क्षेत्र सिरसा के अंदर है, बिल्कुल सही है जी। खादर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी, गलत है जी। खादर तो आपकी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो न्यू एल्वियोली सोयल होती है, न्यू जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको हम लोग खादर बोलते हैं। बांगर किसको बोलते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। ये फर्क है। नैली क्षेत्र है, यमुना के जो बाढ़ के मैदान उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैली बोलते हैं। बेट किसको बोलते हैं? बेट। बेट भी मैंने आप लोगों को करवाया था, याद करो, जब यूट्यूब के ऊपर मैंने थ्योरी करवाई थी उसके अंदर भी बेट करवाया था मैंने। बेट है, बेट किस एरिया को बोलते? कोई साथी बताएगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड। मैंने क्या होता है, बैट, बैट को क्या मारते हैं, पाछा बनू बैट मारा धड़ धड़, तो बेट किसको बोलेंगे, मारकंडा नदी का जो बाढ़ का मैदान होगा, ठीक है, आपसे पूछ ले बेट, बेट क्षेत्र किसको बोलेंगे, ठीक है, मारकंडा नदी के बाढ़ के मैदान को, मारकंडा नदी के जो मैदान को क्या बोलते हैं हम लोग, बाढ़ का जो मैदान उसको हम लोग बैट बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद रखना, दिमाग के अंदर सेट रखना। अगर मैं आपसे पूछूं हरियाणा के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी, रेड चेस्टनट जो सोइल है वो हमें कहां पर देखने को मिलती है, तो ये मैं हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर देखने को मिलती है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। एक का नाम है डोकर। डोकर क्या होती है, जो भारी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम लोग डोकर बोलते हैं। ये मेनली जो हमारा कुरुक्षेत्र का एरिया है, यमुनानगर का एरिया, क्योंकि वहां पर यमुना नदी का पानी ज्यादा लगता है तो मिट्टी ज्यादा भारी हो जाए, पानी की ज्यादा गैर बन जाए, ठीक है, तो वो हमें वहां पर देखने मिलती है डोकर मिट्टी। तो ये फैक्ट याद रखना, एक तो डोकर रखना है याद आप लोगों को, दूसरा क्या रखना है आप लोगों को, बेट याद रखना है, एक आपको रेड चेस्टनट मिट्टी बहुत बार यमुनानगर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलें, चलो जी। अगला, हरियाणा में हरित क्रांति ने मुख्य रूप से किसके उत्पादन को बढ़ाया था, सबको पता, गेहूं चावल, टुच्चे लेवल का प्रश्न, इसका कोई सिर पैर नहीं। हरित क्रांति, चलो हरित क्रांति आई कब थी, हरित क्रांति भारत के अंदर कब आई थी, भारत के अंदर आपकी साल 1965 से 70 के बीच में क्या है, आपके भारत के अंदर है हरित क्रांति आई थी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर मैं पूछूं कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी, कोई उस टाइम कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलने लग रही थी। साल 1966 से 69 के बीच में क्या प्लान हॉलीडे चलने लग रहा था, उसी प्लान हॉलीडे के दौरान, प्लान हॉलीडे तो पता होगा ना आप लोगों को, 3 पंचवर्षीय योजना आई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति है यानी पैसे की दृष्टि हम लोग कमजोर हो गए थे, तो 3 साल तक हम लोग हॉलीडे पे चले गए। तो हमारा ब्योत नहीं कोई नई पंचवर्षीय योजना काटने का, उसको हम लोग प्लान हॉलीडे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 1962 के अंदर भारत चीन का युद्ध हो गया, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, 66 का में अकाल पड़ गया, इस वजह से क्या है हमारी आर्थिक स्थिति वीक होगी, तो हम लोग प्लान हॉलीडे पे चले गए, और इसी प्लान हॉलीडे के दौरान क्या हरित क्रांति आई। भारत के अंदर अगर आपसे जनक पूछे हरित क्रांति का, तो कौन है हमारे पास, MS स्वामीनाथन है, ओके जी। और अगर पूरी दुनिया के अंदर पूछ ले, वर्ल्ड के अंदर आपका अगर इसका पूछ ले, तो उसका क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर आपसे पूछ ले हरित क्रांति का जनक क्या दुनिया में, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। याद कैसे रखो है भाई, बोरलॉग का मतलब बोरी, बोरी भर अनाज है, इतना उत्पादन कर दिया, नॉर्मन बोरलॉग नाम है मेरा, इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। चले आगे, चलो जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, एक और चीज, हरित क्रांति के अंदर किस टाइप के बीजों का प्रयोग किया गया था, HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, हाई यील्डिंग वेराइटी के जो बीज थे उनका हमारा प्रयोग आपका किया गया था। इसके अलावा अमेरिका है, अमेरिका से हम लोगों ने है कौन से गेहूं के बीज मंगवाए थे, उसकी नस्ल का नाम आप लोगों को कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में रामसर कन्वेंशन ने हरियाणा में कुछ खास आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड्स, ठीक है, इनको है अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी इंटरनेशनल लेवल की मतलब वेटलैंड है, इसके रूप में इसने चिन्हित करने का काम किया था। इनमें से कौन सा कथन सही वर्णन करता, 2021 की बात होने लगी, करंट का थोड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। सुल्तानपुर तो सबसे पहला का है, सुल्तानपुर तो बहुत पुराना, ये भी एक आर्द्र भूमि साइट है, और ये सेम प्रश्न आपका अभी सीटी ग्रुप सी के अंदर पूछा गया था, वो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, एक आर्द्र भूमि साइट है, ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन ये हमारा इस प्रश्न के हिसाब से सही नहीं। अगला, सबसे पहले केवल भिंडावास अभ्यारण्य गलत हो जाएगा हमारे पास। अगला था हमारे पास भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों को ही क्या है रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाए। और कब दिया गया था, 2021 के अंदर क्या भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों को क्या है इसका उदाहरण क्या बोला रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भिंडावास और खापरवास दोनों कहां पर देखने को मिलते हैं, याद करो, भिंडावास भिंडियों की हालात भी कैसी है, जर्जर है, ठीक है। खापर का मतलब खोपर, खोपर भी कड़ा खुले अगर है झज्जर के अंदर, ठीक है। तो भिंडावास खापरवास दोनों झज्जर के अंदर। सुल्तानपुर आप सभी को पता रहे, सुल्तान कर दे चढ़ाई, सुल्तान को क्या है गुरु की जरूरत पड़ती है, नहीं गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, चलो जी। एक नीति निर्माता का लक्ष्य नाजुक शिवालिक क्षेत्र में मिट्टी के कटाव और भूस्खलन के जोखिम को कम करना है, इनमें से कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त होगा। यानी आपको पता, देखो शिवालिक के क्षेत्र के अंदर पहाड़ी एरिया है, और वहां पर आपको पता शिवालिक की पहाड़ियों के अंदर पानी भी, बारिश भी वो भी ज्यादा होती है, तो वहां पर हमें जो मिट्टी का कटाव है ना उसको कम करना है। मिट्टी का कटाव के अंदर समझ गए ना तुम लोग, सोयल इरोजन होती है, जो हमारी मिट्टी कटती है उसको हमने कम करना है। तो उसका क्या कुछ उपाय है, उपाय आप लोगों को बताना है। उपाय क्या है, गली पहलंगिंग चेक डैम के साथ चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के वनीकरण को बढ़ावा देना। अगला, यांत्रिक ढलान कटाई और पहाड़ी इलाकों में पत्थर तोड़ने का काम करना। पानी के बहाव को तेज करने के लिए झाड़ियों को पूरी तरीके से हटाना, वनस्पति के बिना सीढ़ीदार खेती करना। लास्ट के तीनों ऑप्शन तुम्हारे गलत हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, गली पहलंगिंग,
ठीक है, प्लगिंग होगा मेरे हिसाब से, प्लगिंग है यो, पैलंगिंग होने प्लगिंग हुआ है, ठीक है। गली पैलंगिंग चेक डैम के साथ, चेक डैम का मतलब डैम का मतलब बांध। जब भी आप बांध बनाओगे तो बांध बनाने के बाद क्या है, सीधी सी बात है, मिट्टी का कटाव कम होता है। आपने देखा बांध बनाने के फायदे क्या, डैम बनाने के फायदे क्या, मिट्टी का कटाव कम करने के लिए। इसके अलावा चौड़ी पत्ती वाले जो पेड़ हैं, ठीक है, जिनकी पत्ती चौड़ी चौड़ी हैं, ठीक है, वो बारिश की बूंदों को डायरेक्ट जमीन पे नहीं पड़ने देंगे, जिससे मिट्टी का कटाव आपका कम होगा, ठीक है। उनकी जड़ें भी फैल लेंगी तो वो मिट्टी को बांधे रखेंगी। तो इन चीजों का हमें है, इन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, 24 वहां पहुंच के 5 प्रश्न हो रहे हैं, 29% थे। एक किसान बाढ़ सिंचाई से ड्रिप सिंचाई की ओर बढ़ता है। बाढ़ सिंचाई का मतलब समझते हो, बाढ़ सिंचाई का मतलब है भाई जुगरता में धान की खेती करो, नुक्का नाका खोलिया, पूरा किला में पानी भर गया, उसकी बाढ़ सिंचाई बोल रहे हैं। ड्रिप सिंचाई का मतलब कि जो मैंने एग्रीकल्चर करवा रखी है ना, ठीक है, बैच का मैं भी करवा रखी है। और आपका जैसे बोलोगे आप लोग हरियाणा, अगर आपको किसी को भी कोई हरियाणा पुलिस की तैयारी करो तो एग्रीकल्चर की अपनी किताब, उसके अंदर भी मैंने चीजें करवा रखी है। तो ड्रिप सिंचाई, ड्रिप का मतलब बूंद बूंद, एक एक बूंद पड़ा है खेत का। मैं भिवानी साइड का इलाका में जाओगे तो ड्रिप सिंचाई देखने मिले। इसका मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है, लवणता में कमी आएगी जी, गलत है। उत्पादकता में कमी नहीं जी, मिट्टी के कटाव में वृद्धि, गलत जी। पानी की बर्बादी में कमी हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पानी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, इस चीज के अंदर जरूर कमी हो जाएगी, ठीक है। एक तो भाई पूरा किला में नाका खोल के पानी लगाओ, एक जड़ा जड़ा पानी की जरूरत पड़े, सिर्फ पानी की बूंद पड़ा है, उसका फर्क तो पड़ा है, बिल्कुल पड़ा जी। अगला देखो क्या है, 2 कथन दिए गए। हरियाणा में प्राकृतिक वनस्पति नम पर्णपाती वनों से लेकर कांटेदार झाड़ियों वनों तक भिन्न भिन्न है, बिल्कुल सही बात है। अब जो हमारे यहां पर नरम नरम पर्णपाती वन ही हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, नॉर्थ हरियाणा के अंदर। उत्तर जो हमारा हरियाणा, यहां पर क्या हमें नम पर्णपाती वन, ये सारे मैंने आपको करवा रखे हैं, मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। यहां पर हमको देखने को मिलते कांटेदार झाड़ियां जो हमारा दक्षिण पश्चिम हरियाणा है। दक्षिण पश्चिम का मतलब भिवानी साइड का एरिया हो गया, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड का एरिया हो गया, आड़ सारी आपकी कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलती है, बिल्कुल अलग अलग एरिया, बिल्कुल सही बात है। जलवायु संबंधी विविधता और धरातलीय बनावट वनस्पति के वितरण को प्रभावित करती है, बिल्कुल भाई। अब जलवायु, अब ठंडी जलवायु है, उड़े न्यारी वनस्पति मिलेंगी, ठीक है। जड़ा गर्मी घनी है, उड़े न्यारी वनस्पति मिलेगी, तो बिल्कुल प्रभावित करती है। यानी दोनों के दोनों कथन हमारे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए मत कर देना, क्योंकि यहां पर लिख रखा है S2 डज नॉट एक्सप्लेन S1, ऐसा नहीं, S2 बढ़िया तरीके से S1 को एक्सप्लेन करने लग रहे हैं। अगला देखो, सूरजकुंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, सूरजकुंड का बताओ, सिंपल सा प्रश्न। सूरजकुंड मेला कहां पर लगता है, फरीदाबाद के अंदर। और सूरजकुंड का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, सूर्य की झील। कुंड का मतलब ही क्या होता है, झील, सूर्य की झील। सूरजकुंड मेला हर साल कब लगता है, फरवरी महीने के अंदर लगता है। इस साल भी कब लगा था, फरवरी 2026 के अंदर लगा था, ओके जी। कहां पर लगता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है, ओके जी। अगला, नारनौल में चोर गुंबद की मुख्य वास्तुशिल्प विशेषता क्या है, बताओ। चोर गुंबद, पहली बात तो आपसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था कि चोर गुंबद हमें देखने को कहां पर मिलती है। आधा देश ना तो नुए कौन बेरा कि चोर गुंबद देखने ना कड़े मिला है, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। अरे ये चलो ये चीज मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आपसे पूछ लेवा जो सूरजकुंड झील, एक तो सूरजकुंड मेला लग गया अगर, एक अपने पास सूरजकुंड झील, लिख लो, कोई बात ना, करवा दूंगा। सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील का निर्माण पूछा गया एग्जामिनर बहुत बार। सूरजकुंड झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो 10वीं शताब्दी के अंदर एक राजा होया करते हमारे पास, ठीक है। राजा का क्या नाम था, सूरजपाल तोमर। इन्हीं के नाम पर इन्होंने है अपना जो झील है, झील का नाम सूरजकुंड टेक दिया, ठीक है। मैक्सिमम जने इस झील ना पूजन लागे जाए, नु सोचो जनो भगवान ना बनाई दी झील, भगवान ना नहीं बनाई, सूरजपाल नाम का राजा होया करता, ठीक है। इसने यह झील बनाई है, ठीक है। आधे जन हो जाए है थोड़ा बहुत की में दिख जाए, लो, ठीक है। अब इसके ऊपर आओ, चोर गुंबद के बारे में बताओ, चोर गुंबद का क्या कुछ राज है, कैसे ये चोर गुंबद आपकी बनाई गई है, आओ तो देखेंगे सभी साथी। अष्टकोणीय बाहरी संरचना, अष्टकोणीय का मतलब क्या होता है भाई, 8 अलग अलग एंगल बन रहे हैं और उसके ऊपर एक गुंबद टिक रही है। 4 अष्टकोणीय कोने वाली मीनारों के साथ एक दोहरा गुंबद, एक बड़े अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार का मतलब होता है एमिस्फीयर, सेमी एमिस्फीयर, ठीक है, एमिस्फीयर हो रहा, गुंबद के साथ एक मंजिला चौकोर इमारत, बिल्कुल सही है भाई। एक हमारे पास क्या अर्धगोलाकार गुंबद है, ठीक है। कैसी गुंबद है, अर्धगोलाकार, और उसके साथ क्या है, एक मंजिला चकोर इमारत। तो ये में चकोर है, चकोर नु चकोर, ठीक है। इसके ऊपर एक आधी नु गुंबद बना रखी है, ऐसे हमें क्या देखने को मिलता है, चोर गुंबद देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है, नारनौल के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो चोर गुंबद है, ये हमारी मतलब है कहां पर, जो जल महल है, ठीक है। जो में नारनौल के अंदर क्या हमें जल महल देखने को मिलता है, ठीक है।
उसी के आसपास, मतलब ये सारे इकट्ठे हैं। जो अगर जल महल हो गया, जल महल भी आपसे बहुत बार पूछा, जल महल कड़ा है, यो भी नारनौल में है। चोर गुम्बद अलग जगह थोड़ी सी, मतलब इसका नजदीक ही है, ठीक है। यो भी नारनौल महेंद्रगढ़ का मैं देखने ना मिला पे ना जल महल। जल महल की क्या कुछ खास बात है? इसकी खास बात यो है, इसका निर्माण है अकबर का एक अधिकारी होया करता। बहुत बार पूछा जाता है कि नारनौल के अंदर जो जल महल उसका निर्माण किसके समय पर हुआ? अकबर के समय पर हुआ। अकबर का एक अधिकारी था जिसका नाम था शाह कुली खान, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सारी चीजें मैं तुमको करवा चुका हूं। शाह कुली खान कौन था? यो अकबर का एक अधिकारी था, ठीक है, अकबर का अधिकारी था। यानी मुगल सल्तनत के दौरान क्या है, इसका निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? जल महल। ये भी काम, जैसे चोर गुम्बद मैंने तुमको बताया, उसी तरीके से जल महल है, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें एक शाह विलायत का मकबरा, ये भी आपका जल महल के बिल्कुल पड़ोस के अंदर स्थित है। और ये आपका जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश के टाइम पर आपका है बनाया था। क्या है? शाह विलायत का मकबरा। शाह विलायत का मकबरा ये किसके टाइम का है भाई? ये तुगलक के टाइम का है, ठीक है। तुगलक याद होगा, तुगलक वंश अभी तारजी बता, दिल्ली सल्तनत का, ये तुगलक और का टाइम का। इसके अलावा पूछ ले बीरबल का छत्ता, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाए, फिर इसको राय मुकुंद दास का छत्ता ही बोलते हैं। ये भी कहां पर? नारनौल के अंदर है। 5 मंजिला इमारत है, ठीक है। शाहजहां के टाइम पर इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। शाहजहां का दीवान होया, शाहजहां ने एक दीवान बना रखा था नारनौल का, जिसका नाम था राय बाल मुकुंद दास। उसी के नाम पर क्या ये छत्ता बनाया गया है। ये भी पहले मैंने आप लोगों को करवा रखा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसके अलावा इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी कौन था? जो आप लोगों को याद होगा शेर शाह सूरी था, उसका दादा होया करता, उसका मकबरा भी आड़े देखने वाला। शेर शाह सूरी जिसने अकबर का बाबू लग रहा है तो मायू लग, ठीक है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध याद है? नहीं है, 1539 1540 उन युद्धों के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। हरियाणा के पारंपरिक हस्तशिल्प क्षेत्र में, हस्तशिल्प का मतलब जहां पर हाथ से काम होता है, ठीक है। मेनली हरियाणा के अंदर हाथ से काम कहां पर होता है? पानीपत के अंदर। स्थानीय जूतियों पर जरी और टिल्ला, टिल्ले, जुत्ती से टिल्ले वाली रे, ठीक है, टिल्ले के काम पर विशेष संपादन किस कारीगरी तकनीक को संदर्भित करता है? प्रश्न की गहराई देख रहे हो पार्थ? ये प्रश्न मैं खुद नहीं बना के लाया। अगर आपको किसी साथी को यकीन ना हो तो तारा अगर कोई दोस्त है, ठीक है, जिसने मतलब कि पेपर दिया हो तो हम उसको पूछ लो, ये प्रश्न पूछे गए हैं भाई, ठीक है। तो ये किसके ऊपर करता है भाई? लिखेंगे, देखो, सीधे चमड़े पर सोने की पत्ती और धातु के टिन से। सोना की पत्ती तो यार कोई उए कौन लगाओ, ये तो डायरेक्ट काटो। सोना मेरा कितना महंगा हो रहा है। जूते के पैनलों में धातु लेपित धागे और मुड़े हुए टीनलेस गलत है। मखमली कपड़े के आवरण पर भारी खोखले सोने चढ़े स्प्रिंग कोयल्स की रिलीफ सिलाई, उभरी हुई सिलाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। यानी क्या दे रखा है? जो भी हमारी जुत्ती कैसी मखमली कपड़े से बनी हुई है, और इसके ऊपर क्या है, हमारे यहाँ पर सुनहरे ऐसे सोने के ऐसे हमें सुनहरे रंग के ऐसे गोल गोल छल्ले देखने को मिलते हैं जुत्ती के ऊपर, स्प्रिंग कोयल्स, ठीक है। सोने के क्या है? स्प्रिंग कोयल, ऐसे गोल गोल स्प्रिंग कोयल देखने को मिलेंगे। ऐसी रिलीफ सिलाई उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हरियाणा की पारंपरिक हस्तशिल्प क्षेत्र में स्थानीय जो हमारी जुत्ती है, जुत्तियों के ऊपर इस तरीके की हमें कारीगरी देखने को मिलती थी। अच्छा और नया प्रश्न कॉपी के अंदर नोट कर लेना। लास्ट प्रश्न हमारी आज की क्लास का, पारंपरिक हरियाणवी आभूषणों में हरियाणवी महिलाओं द्वारा पछेली कहां पर पहनी जाती है? बताओ। पछेली कलाई के चारों ओर, कमर के चारों ओर, टखनों के चारों ओर, या माथे पर कहां पर हमारी है पछेली पाया जाए? पछेली पाया कर हाथा वगैरह में जो कलाई हो ना, कलाई के चारों ओर पछेली, ठीक है। ऐसे कोई हाथ हो क्या, तुम लोग ऐसे कलाई को पीछे कर लेते हो, पछेली मैंने पाछा ना कर लिया किसी ना, कलाई के चारों ओर हमें पछेली देखने को मिलती है। तो भाई ये थे भाई आपके जो आपका हरियाणा लुवास वीएलडीए का पेपर हुआ है 28 जून को संडे को, ठीक है। उसके अंदर जो भी हरियाणा जीके और इंडिया जीके के प्रश्न आए हैं सारे के सारे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। क्लास कैसी लगी, इन प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, ठीक है। कुछ नए प्रश्न, मतलब आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिले बजट रिलेटेड या और, ठीक है। ये सारी चीज आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो अपना ऐप आपको जॉब्स टारगेट के नाम से मिला है प्ले स्टोर पर, ठीक है। उसको डाउनलोड कर लेना है। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओ तो सीईटी ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा, जिसको ओनली हरियाणा जीके करनी तो हरियाणा जीके का अलग से कोर्स है आपका, ठीक है। तो ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा उधर। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर HR50 कोड लगाओगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्काउंट के साथ वो बैच मिल जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में हर संडे को फ्री लाइव मॉक टेस्ट होगा। ये सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो सभी साथियों को राम राम। इसकी पीडीएफ भी आपको अपना जो ऐप है, ऐप के ऊपर मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो लाना ले लो, खान जाओ फटाफट। कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी, पेपर का लेवल तुमको कैसे लगे अभी जो हुआ है, ठीक है भाई। खाए जाओ फटाफट, बात जाओ, दिखियो ना मना।